नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हमको क्या करना है अभी हम बताएंगे। तो पहले एक एक करके इस योजना के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। ये एक न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। न्यू से मतलब क्या, इससे पहले भी कोई फसल बीमा योजना हुआ करती थी? बिल्कुल हुआ करती थी। तो इस योजना की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो आप ये देख लो कि भाई ये योजना आई कब थी, इस योजना को कब लॉन्च किया गया था। ये योजना आपकी लॉन्च हुई थी 18 फरवरी 2016 को। किसने लॉन्च की थी? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 फरवरी 2016 को इस योजना को लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन ये इफेक्टिव कब से हुई? भाई देखो, रबी सीजन आता है, खरीफ सीजन आता है। अब ये तो फरवरी में तो लॉन्च हुई है, मतलब रबी सीजन तो निकल ही गया। मतलब इस योजना का फायदा कब से मिलने लगेगा? खरीफ से। मतलब किसान जो है वो इस योजना में कब से पार्टिसिपेट करेंगे, कब इस योजना का फायदा ले पाएंगे? खरीफ 2016 से। तो एग्जाम के हिसाब से तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई खरीफ 2016 में इस योजना का शुभारंभ हो गया था। शुभारंभ तो 18 फरवरी 2016 से हो गया था, लेकिन इस योजना का फायदा लेना शुरू हो गया था खरीफ 2016 से, क्योंकि यहाँ तो रबी सीजन निकल ही गया। अब बात करते हैं कि भाई पुरानी, इससे पहले कोई दूसरी योजना नहीं थी क्या? दो योजना बड़ी पॉपुलर हुई इससे पहले। हालांकि इससे पहले भी काफ़ी सारी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई, लेकिन दो बड़ी पॉपुलर थी। उसमें से एक है NAIS, जिसका मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये बड़ी पॉपुलर हुई। ये जो स्कीम है ये आपकी रबी सीजन में लॉन्च हुई थी। और रबी सीजन में आपको पता है ईयर जो होते हैं वो हमेशा रेंज में लिखा जाता है, क्योंकि रबी सीजन में कुछ महीने आपके एक साल के रहते हैं और कुछ महीने आपके नए साल के। क्योंकि रबी सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर नवंबर से और ख़त्म होता है आपका फरवरी मार्च अप्रैल तक जाता है। तो ये भाई रबी सीजन अपना कब हुआ था? 1999 से लेकर के सन 2000। और खरीफ सीजन में हमेशा एक ही साल लिखा जाता है, क्योंकि खरीफ सीजन एक ही ईयर के बीच में पड़ जाता है। तो भाई ये नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये आपकी रबी 1999-2000 में लॉन्च हो गई थी। एक और क्या, इसी को मॉडिफाई कर दिया था, इसी में कुछ संशोधन कर दिया था, तो उसको नाम दे दिया क्या? मॉडिफाइड NAIAS, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इसको भी मॉडिफाई किया गया था 2010-11 रबी सीजन में। तो इन योजनाओं में क्या कमी थी भाई, जो हमको ये नई योजना लानी पड़ी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? इन योजनाओं की सबसे बड़ी कमी देखो, सबसे पहले तो भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इसमें, पारदर्शिता की कमी, ट्रांसपेरेंसी की कमी। दूसरा, जो प्रीमियम है भाई, बीमा है ना, बीमा में हमको प्रीमियम भरना पड़ेगा, तो इसमें जो प्रीमियम था वो ज़्यादा भरना पड़ता था, हाई प्रीमियम रेट। किसानों को जो प्रीमियम भरना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा जो प्रीमियम दिया जाता है, देखो भाई कंपनियां रहेंगी, अलग अलग कंपनियां हैं इंश्योरेंस की जो प्रीमियम मतलब जो बीमा करवाती हैं। अब यहाँ पर फार्मर का जो शेयर है प्रीमियम में वो बहुत ज़्यादा था। शेयर ऑफ फार्मर इन प्रीमियम के अंदर जो फार्मर का शेयर था वो बहुत ज़्यादा था। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बीमा कराया, अब मैं जैसे अभी की योजना की बात करें, जो अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये वाली, इसमें फार्मर का शेयर मात्र 10% का है और बाकी का 90% का जो शेयर है वो केंद्र सरकार का है। जैसे मान लीजिए आपको 30,000 का प्रीमियम कुल मिलाकर के भरना है, तो उस 30,000 में से केवल 10% किसान भरेगा और 90% जो है वो लगभग आपका केंद्र सरकार भर देगी, जबकि यहाँ पर शेयर बहुत ज़्यादा था फार्मर के लिए। इसके अलावा क्लेम करने में भाई हमको बहुत ज़्यादा डिले होता था, डिले इन दी क्लेम, या फिर जो भी हमारा इंश्योर्ड राशि हुआ करती थी उसको लेने में बहुत दिक्कतें आती थी, बहुत ज़्यादा देरी होती थी। कंपनियां जो है वो क्लेम की जो राशि है वो बड़ी देर में प्रोवाइड करती थी। जबकि अब जो नई योजना है आपकी, इसमें 12% की पेनल्टी लगती है। अगर आपको क्लेम नहीं मिल पाता, लेट हो रहा है, तो केंद्र सरकार उस कंपनी पर 12%, जितना भी आपका क्लेम है उसका 12% की पेनल्टी लगाती है। तो ये सारी इसमें खामियां थी। तो इन्हीं सभी खामियों को सही करने के लिए, कह सकते हैं इन सभी खामियों को देखते हुए एक नई योजना बनाई
उसका नाम रख दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसने इन दोनों योजनाओं को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, खत्म कर दिया, इन दोनों योजनाओं की जगह ले ली। तो अभी प्रेजेंट में कौन सी योजना चल रही है अपनी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। समझ गए कि भाई ये योजना हमको क्यों लानी पड़ी। इसके अलावा और भी थी, एक थी इससे भी पहले अपनी हुआ करती थी कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो 1985 खरीफ में आई थी। और भी चलती है भाई अपनी एक पायलट वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, लेकिन जो मैंने आपको बताई थी अभी NAIS वाली, वो ज़्यादा पॉपुलर थी, उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। तो इसके बारे में अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या पॉइंट्स हैं और क्या इसमें समझना है। तो लॉन्च डेट तो मैंने आपको बताई थी, फिर चल चाहो तो एक बार और लिख लो, 18 फरवरी 2016, या फिर सिंपल सा कहें खरीफ 2016 से इसकी शुरुआत है। ये केंद्र सरकार की स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है आपकी ये, ठीक है। अब इसमें मिनिस्ट्री कौन सी लगती है भाई? तो हम सबको पता है मिनिस्ट्री कृषि मंत्रालय, जिसको हम लोग कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये इसके अंदर मिनिस्ट्री आती है। कौन कौन सी फसलों को ये कवर करता है? क्रॉप कवर, भाई आप कौन कौन सी फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं? फसल बीमा योजना है ना, तो हमको फसल का बीमा करवाना है, तो कौन कौन सी फसल है जिनका हम बीमा करवा सकते हैं? पहला, जितने भी फूड क्रॉप हैं, ऑल दी फूड क्रॉप। उस फूड क्रॉप में भाई क्या क्या आ जाता है? सीरियल्स आ जाते हैं, मिलेट्स आ जाते हैं और पल्सेस आ जाती हैं, ये आपकी सभी फूड क्रॉप। इसके अलावा आपका ऑयल सीड क्रॉप भी इसी में आ जाती हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ध्यान रखना यहां पर कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप कौन सी है? एनुअल वाली है, पेरिनियल नहीं है। एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ये सभी क्रॉप इसके अंदर कवर हो जाती हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं वो देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है पूरी योजना में, रिस्क कवरेज कौन कौन से हैं, मतलब हमें कौन कौन से आपदा ऐसी आ जाती हैं जिनसे हमें बचाव मिल सकता है। क्रॉप साइकिल में जितने भी रिस्क है ना, वो सभी ऑलमोस्ट इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ऑल द रिस्क इन द क्रॉप साइकिल, द साइकिल ऑफ क्रॉप। देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला रिस्क जो है इसमें वो है आपका एक तो प्रिवेंटिव सोइंग, प्रिवेंटिव सोइंग, ठीक है। प्लांट है तो प्लांटिंग कर दीजिए, प्रिवेंटिव सोइंग या प्लांटिंग। कई बार ऐसा होता है कि भाई बारिश नहीं हो पाई, भाई हम सोइंग तो तब करेंगे ना जब प्रॉपर तरीके से बारिश हो जाए, मिट्टी में थोड़ी नमी हो, तभी तो सोइंग कर पाएंगे। मान लीजिए प्रॉपर बारिश नहीं हुई, डेफिशिट रेनफॉल हुई, या फिर मौसम में कुछ बदलाव आ गया, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आ गई और हम सोइंग नहीं कर पाए। यहाँ पर भी एक कंडीशन है, आपने जितने एरिया को इंश्योर्ड किया है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक किसान है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक किसान ने अपने 1 हेक्टेयर एरिया को इंश्योर किया है, मतलब ये 1 हेक्टेयर एरिया जो है वो बीमा की उसमें आ गया। अब इस 1 हेक्टेयर एरिया में अगर 75% एरिया जो भी आपका इंश्योर्ड एरिया है, बीमित जो आपकी भूमि है, जमीन है, उसके 75% एरिया में अगर सोइंग नहीं हो पाती है, सोइंग यहां पर अगर नहीं हो पाती है क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, बारिश ना होने की वजह से, या किसी और दूसरे सीजनल कंडीशन की वजह से, तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो। बस यहाँ पर जो क्लेम मिलेगा वो 25% ही मिलेगा। जो भी आपकी टोटल जो इंश्योर्ड होगा, आपका इंश्योरेंस होगा, टोटल जो बीमा होगा, उसका 25% ही आपको पे किया जाएगा, ठीक। तो ये प्रिवेंटिव सोइंग का इसमें दिया गया है। इसके अलावा मिड सीजन क्लैमिटी भी इसके अंदर आती है। मिड सीजन इस मिड सीजन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं कहूं तो भाई राजस्थान में आपने देखा होगा जो टिड्डे होते हैं आपके, लोकस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल लोकस्ट अटैक, ये मिड सीजन में ही हो जाता है। तो भाई ये लोकस्ट अटैक हो गया ना, तो आपकी जो फसल है वो इससे भी बचेगी। तो ये लोकस्ट अटैक है, इसमें भी 25% का ही जो भी आपका टोटल अमाउंट रहता है, सम इंश्योर्ड रहता है, उसका 25% ही दिया जाता है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका मिड सीजन क्लैमिटीज का।
ठीक। इसके अलावा दूसरा नंबर पे आता है आपकी स्टैंडिंग क्रॉप, आपकी जो खड़ी फसल है। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब हो गया आपका सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, इस दौरान किसी भी तरह की कोई भी आपदा आ जाती है, बस ध्यान रखना वो आपदा आपकी नेचुरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपका पड़ोसी आपसे जलता है और वो जानबूझकर आपके खेतों में आग लगा गया तो उसका आपको बीमा मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। नेचुरल क्लैमिटीज़ होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर जो यील्ड लॉस होने हैं, यहाँ पर जो भी नुकसान होगा वो किसकी वजह से होना चाहिए? ड्यू टू दी नॉन प्रिवेंटिव रिस्क, ऐसे रिस्क जिनको रोका नहीं जा सकता। नॉन प्रिवेंटिव रिस्क जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि ड्रॉट, सूखा पड़ गया, ठीक है, लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, ड्राई स्पेल आ गया, मान लीजिए बाढ़ आ गई, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, नॉन प्रिवेंटिव रिस्क है। मान लीजिए कोई पेस्ट अटैक हो गया, कोई बीमारी की महामारी फैल गई बहुत ज़्यादा लेवल पर, ठीक है, और मान लीजिए लैंड स्लाइड हो गया, लैंड स्लाइड्स हो गए आपके, और मान लीजिए आग लग जाती है ड्यू टू दी नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉजेस की वजह से आग लग जाए, ठीक है। मान लीजिए बिजली गिर गई, लाइटनिंग आ गया, मान लीजिए तूफान हो गया, ओले गिर गए, हेल स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स आ गए, ये सब क्या है? आपके नॉन प्रिवेंटिव रिस्क हैं आपके, ये सब नेचर की तरफ से होते हैं, कुदरती रिस्क हैं, इन पर हमारा कोई जोर नहीं है। इन सब की वजह से अगर आपकी खड़ी फसल नुकसान हो जाती है तो उस पर आप क्लेम कर सकते हो, ये सब इस बीमा के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और अच्छी चीज़ है, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी दिए गए हैं। फसल कटने के बाद भी आपकी जो फसल है वो बीमा के अंतर्गत आ जाएगी, लेकिन उसकी एक लिमिट है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका फील्ड हो गया, इस फील्ड पर आज आपने हार्वेस्टिंग कर दी। अब बहुत सारी फसल ऐसी होती हैं जिनको हार्वेस्ट करके डायरेक्ट आप अपने घर में या मंडी में नहीं ले जाते, आपको कुछ समय के लिए उसे फील्ड पर ही छोड़ना पड़ता है। कट करके छोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर उसके छोटे छोटे से अपन बंडल बना करके छोड़ देते हैं, या फिर उसको फसल को फील्ड पर ही अपन फैला देते हैं। ये मॉइस्चर कंटेंट को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, उसके बाद फिर उसको ले जाया जाता है। तो फसल के कटने के बाद ये जो समय है, ध्यान रखना, ये सिर्फ उन्हीं फसलों पर लागू होगा जहां पर ज़रूरत है इनको करने की। जैसे बहुत सारी फसलें, जैसे मान लीजिए शुगर केन हो गया, अब गन्ने को काट करके फील्ड पर सुखाया थोड़ी जाता, उसको तो ले जाओ सीधे। अब ऐसी कोई फसल है जिसको फील्ड पर सुखाने की या छोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, और फिर भी आपने उसे फील्ड पर छोड़ दिया, और उसके बाद मान लीजिए तूफान आ गया, ओले गिर गए, बारिश हो गई, आग लग गई, तो वो फिर बीमा में नहीं आएगा। सिर्फ वही फसल बीमा में आएंगी जिनकी ज़रूरत हो फील्ड पर। जैसे मान लीजिए सरसों हो गई, तो सरसों को काट कर पहले उसके बंडल बना करके फील्ड पर ही छोड़ दिया जाता है 2-3 दिन के लिए, उसके बाद उसको ले जाया जाता है। और भी बहुत सारी फसलें, सोयाबीन हो गई, उसके बंडल बना करके फील्ड पर रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए वो सूखते हैं, फिर थ्रेसिंग करने के बाद फिर ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक ही रहेगा, हार्वेस्टिंग से लेकर के 14 दिन तक, अप टू दी 14 डेज फ्रॉम हार्वेस्टिंग। जैसे मान लीजिए आज आपने हार्वेस्टिंग की है तो केवल 14 दिन तक ही वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में आएगा, यानी 14 दिन तक वो फील्ड पर है, और इस दौरान अगर कुछ क्लैमिटीज़ हो जाती हैं, कुछ नुकसान हो जाता है, तो बीमा में आ जाएगा। 14 दिन के बाद आप मान लीजिए फसल को 1 महीने तक फील्ड पर ही छोड़े रखे हो, तो वो तो नुकसान होगा, तो वो फिर नहीं आएगा। सिर्फ 14 दिन का ही इसके अंदर है। इसके अलावा इसमें कुछ एड ऑन कवरेज भी है, उसके लिए आपको अलग से प्रावधान है, कुछ अलग से प्रीमियम देना पड़ेगा। ये स्टेट के द्वारा उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे कई जगहों पर जंगली जानवर घुस जाएं, आपके फील्ड में जंगली जानवर वगैरह आ जाएं, तो फिर जंगली जानवर आ जाएंगे तो वो वैसे नॉर्मल नहीं है, वो एड ऑन में है, आप उसको जुड़वा सकते हो। आपको पता है कि भाई हमारे यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल है उनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो वाइल्ड एनिमल के अटैक से क्या हमारी फसल सुरक्षित हो पाएगी इस बीमा में, तो आप उसको एड ऑन करवा सकते हो। इसके अलावा लोकल क्लैमिटीज़ हैं, लोकल कैलेमिटीज़ वगैरह जो हैं उसमें भी आपका आती हैं, स्थानीय जो भी आपदाएं वगैरह आती हैं वो सब भी इस बीमा में आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके देश में युद्ध छिड़ गया, जैसे यूक्रेन का ले लीजिए एग्जांपल, यूक्रेन में मान लीजिए युद्ध छिड़ गया, सारी फसल वगैरह किसी ने भाई तोप का गोला दाग दिया, आपकी फसल में आके गिरा और फसल हो गई बर्बाद, तो क्या वो बीमा में आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, युद्ध वगैरह में, इन सब में अगर आपकी फसल वगैरह जो बर्बाद होती है तो वो क्लेम में नहीं आएगी। इसके अलावा अभी तक तो नहीं है, इसके अलावा कोई जानबूझकर आपकी फसल को नुकसान पहुंचा दे, आपका पड़ोसी, आपका दुश्मन, तो वो भी बीमा में नहीं आएगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे रिस्क हैं जो कवर किए जाते हैं। अब आती है बात यहाँ पर प्रीमियम की। अब भाई बीमा करवाया है तो सीधी सी बात है उसका प्रीमियम तो हमको भरना पड़ेगा। कितना प्रीमियम हमको देना है ये डिपेंड करता है 3 चीज़ पर। एक तो क्रॉप कौन सी है, सीज़न कौन सा है और कितना एरिया है। देखो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो जितनी भी खरीफ वाली क्रॉप है उसके लिए 2% का प्रीमियम, कितना 2% का प्रीमियम हमको देना है। जितनी भी रबी फसलें वाली क्रॉप हैं उसके लिए 1.5% का प्रीमियम हमको भरना है। और जितनी भी अपनी एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर वाली क्रॉप है उसके लिए 5% का प्रीमियम हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रीमियम भरने की आखिरी तारीख क्या रहेगी वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। लास्ट डेट क्या है प्रीमियम की, कट ऑफ डेट जो मानी जाती है। अगर मैं खरीफ की बात करता हूं तो खरीफ में है 31 जुलाई। वैसे तो बुवाई के 10 दिन बाद आपको भरना चाहिए लेकिन 31 जुलाई है। अब आप कभी भी बुवाई कर दो, सोइंग कर दो, आपको 31 जुलाई तक आपको प्रीमियम भरना है। वहीं रबी की अगर हम बात करें तो रबी में है 31 दिसंबर। रबी में 31 दिसंबर तक आपको प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा आपकी बैंक में, बुवाई के बाद करना है। अब कितना प्रीमियम भरना है ये है पॉइंट। ये इसके लिए इन्होंने बढ़िया, जैसे मैंने बताया था भाई, इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इन्होंने एक प्रीमियम कैलकुलेटर बनाया है कि भाई आपकी कौन सी फसल है, कितना एरिया है और आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रीमियम कैलकुलेटर इन्होंने आपकी वेबसाइट पे बनाया है। ये वेबसाइट पे आप जा सकते हो, सिंपल गूगल पे सर्च कर देना PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना .gov.in। आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर देखो भाई, ये सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर। यहाँ से आप अपना प्रीमियम निकाल सकते हो कि कितना अपन को देना है। सिंपल सा इस पर अपन क्लिक कर देते हैं। ये देखो चार्ट ओपन हो गया। इसमें पूछा गया है सीजन, ये आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, आई थिंक दिख रहा है। इसमें आपको सीजन सेलेक्ट करना है। मान लीजिए सीजन हमने लिया खरीफ। ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर है हमारा 2021। स्कीम कौन सी है भाई आपकी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। स्टेट सेलेक्ट कीजिए, मान लीजिए हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, कौन सा ले, मध्य प्रदेश ले लेते हैं चलो। फिर ये सिलेक्ट कर लीजिए अपना डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए भोपाल ले लिया। अब आती है आपकी क्रॉप। आपकी क्रॉप कौन सी है इसमें बता दिया भाई। खरीफ सीजन में इसमें मेज मक्का आ जाएगा, पैडी है और सोयाबीन है। मान लीजिए हमने मेज ले लिया। अब आता है एरिया, आपके पास कितना एरिया है। मान लीजिए एरिया लिख दिया हमने यहाँ पर 2, हमारे पास 2 हेक्टेयर एरिया है। एरिया आपको हेक्टर में देना है, ठीक है। ये 2 हेक्टर एरिया हो गया हमारे पास। बस यहाँ से सिंपल कैलकुलेट पर बटन दबाइए और ये आ जाएगा भाई आपका, ये देख लो ये आ गया भाई। इसमें देखो कंपनी भी दी गई है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेटेड लिमिटेड। ये कंपनी है जो आपका मध्य प्रदेश में आपका बीमा करवाएगी। यहाँ पर मेज आपकी फसल है, एरिया कितना है 2 हेक्टेयर। यहाँ पर प्रीमियम पेड बाय दी, देखो टोटल प्रीमियम कितना देना है। फार्मर को तो देना है 795 और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी 1987 रुपये। यानी कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये लगभग आपका हो जाएगा 2700 रुपये के समथिंग, 2700 या 2800 रुपये के समथिंग हो रहा है। तो टोटल प्रीमियम आपको 2800 रुपये समथिंग देना है। उसमें से आपको कितना देना है, केवल 795 और बाकी का 1987 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास, ठीक है। और आपका जो टोटल सम इंश्योर्ड है वो कितना है भाई 39,750, 39,750 रुपये आपका टोटल समझ, मतलब इतना पैसा आप क्लेम कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पर जो क्लेम करने की लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है। 2 लाख से आप ज़्यादा का क्लेम नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो क्लेम की लिमिट है वो कितनी है भाई 2 लाख रुपए। 2 लाख से ज़्यादा का क्लेम आप यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो है आपकी स्कीम सभी प्रकार के फार्मर के लिए, चाहे उस फार्मर ने लोन लिया हो या नहीं लिया हो। और ये 100% वॉलेंट्री है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भाई किसान को ये स्कीम लेनी ही लेनी पड़ेगी। ये 100% वॉलेंट्री है, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सभी टाइप के फार्मर के लिए, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फार्मर, सभी टाइप के फार्मर के लिए आप इसमें ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। थोड़े डाटा की बात करते भाई 2016-17 इसका करंट उस समय सीजन था जब इसको स्टार्ट किया गया था। तब इसका बजट क्या रखा गया था, तब इसका बजट मतलब कितना हमको पैसा आवंटन करना था इस योजना के अंतर्गत, वो था 5,550 करोड़
ये कितना था 2016-17, हर साल इसको बढ़ाते गए। अगर मैं अभी की बात करूं तो एक तो 2020-21 में ये बढ़कर के पहुंच गया था 15,650 करोड़ का बजट पहुंच गया था, और 2021-22 में इसको बढ़ा करके 16,000 करोड़ कर दिया था इस बजट को। लेकिन अब ये कि अगर हम बात करें 2022-23 तो इसको थोड़ा सा कम कर दिया है, अब इसको कर दिया है 15,500 करोड़, यानी कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में इसका जो टोटल बजट है वो 15,500 करोड़ ही कर दिया है। अगर मैं इसमें फार्मर के पार्टिसिपेशन की बात करूं तो हर साल 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा फार्मर की एप्लीकेशंस इसमें रिसीव की जाती हैं। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। और बाकी की जितनी भी जानकारी आपको चाहिए तो वो इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। यहाँ इस वेबसाइट पर आकर के आप सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर भी मिल जाएंगे, ये इसकी हेल्पलाइन है, यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएंगे। कुछ आपको कंप्लेन वगैरह करनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।